हेलो बच्चों, आज हम लोग करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो क्लास 11 फिजिक्स में है। तो बच्चों ये काफ़ी थियोरेटिकल चैप्टर है, थोड़ा सा समझने की आपको इसमें कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है। तो जब आप इस चैप्टर को करोगे तो बिल्कुल बारीकी से करना है बच्चों, ध्यान से देखना है, अच्छे से नोट डाउन करना है, क्योंकि ये मैं वन शॉट बना रहा हूँ आपके लिए और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। इसके फॉर्मूले को समझना जरूरी है, फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ ये समझना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें कुछ एजम्पशंस हम लोगों ने लिए हैं, उस एजम्पशंस को यहाँ पे मेंशन करना भी जरूरी है ताकि आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट समझ पाओ। ध्यान से देखना है, यहाँ पर हम लोगों ने गैस मॉलिक्यूल्स के लिए जो एजम्पशंस लिए हैं वो आपको जानना जरूरी है। जैसे पहला एजम्पशन हम लोगों ने ये लिया हुआ है कि जो गैस मॉलिक्यूल्स है बहुत ही छोटे हैं और उनका जो वॉल्यूम है नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ दिस कंटेनर। राइट, हम लोगों ने गैस मॉलिक्यूल्स को किसी कंटेनर में रखा है और वो कंटेनर कैसा है, क्यूबिकल कंटेनर है, क्यूब है वो साइज में, शेप में, और उसमें जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उसकी वॉल्यूम नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द इंटायर कंटेनर। तो आप लिख लो वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, जो भी आपको वहां मॉलिक्यूल्स है, गैस मॉलिक्यूल्स are negligible as compared to the entire container, are negligible। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप समझ जाना। दूसरी पॉइंट क्या है कि हम लोग गैस मॉलिक्यूल्स को एक हार्ड स्फीयर की तरह ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हम लोग क्या एज्यूम कर रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल्स आर हार्ड स्फीयर्स, गैस मॉलिक्यूल्स आर हार्ड बॉल्स या हार्ड स्फीयर्स, ठीक है ना। इनमें जो कोलिजन होगा आपस में, यहाँ जो कोलिजन होगा गैस मॉलिक्यूल्स के लिए वो कैसा होगा, कोलिजन कैसा होगा, इलास्टिक कोलिजन होगा। ठीक है, इलास्टिक कोलिजन होगा इनका। और क्या एजम्पशंस हैं, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन के अलावा और ये भी है कि दे डोंट अट्रैक्ट और रिपेल, वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्सन नेग्लिजिबल है। ठीक है ना, नो फोर्स बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, कोई भी फोर्स आपस में वो नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं। तो ये चार एजम्पशंस आपको ना हमेशा याद होनी चाहिए ऑलवेज। ठीक है, तो इसको हम लोग समझेंगे डायग्राम के जरिए। डायग्राम में ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं। सबसे पहले आप एक बॉक्स ड्रॉ कर लो ऐसे, दिस इज अ बॉक्स। ठीक है, और एक दूसरा बॉक्स ऐसे ड्रॉ कर लो, दिस वन। ठीक, इनको आप ऐसे मैच करा दो, कॉर्नर कॉर्नर को मिला दो, तो ये बन गया क्यूब। ठीक है, ये मान लो ये जेड एक्सिस है, ये मान लो वाई एक्सिस है, और ये मान लो एक्स एक्सिस है। ठीक है, यहाँ पे कुछ गैस मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर गैस मॉलिक्यूल्स हैं। तो फिलहाल हम लोग एक्स एक्सिस के पैरेलल वाली वेलोसिटी कंसीडर करते हैं। वैसे गैस की यहाँ रैंडम मोशन होगी, क्या होगी, रैंडम मोशन होगी। आप यहाँ एजम्पशन में ये भी बता सकते हो, हम लोगों ने रैंडम मोशन लिया हुआ है, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। ठीक है ना, रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, कोई डायरेक्शन यहाँ फिक्स नहीं है, पूरा एक्स वाई जेड डायरेक्शन में सब तरफ इसकी वेलोसिटी होगी। राइट, गैस मॉलिक्यूल्स इज मूविंग। तो हम लोग फिलहाल एक्स एक्सिस के लिए काम कर रहे हैं, तो मान लेते हैं ये वी एक्स वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। ठीक है, ये वॉल को स्ट्राइक करके फिर वापस आएगा विद द सेम वेलोसिटी। तो देखो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर जाने वाली वेलोसिटी वी एक्स है, ये सेम वेलोसिटी से वापस लौट रहा है। कितनी वेलोसिटी, सेम वेलोसिटी से वापस लौटेगा। मेरे साथ साथ आपको भी डायग्राम ड्रॉ करना है बच्चों। ठीक है, ये सेम वेलोसिटी से लौटेगा। तो हम लोग ये कोलिजन में ये एज्यूम करके चल रहे हैं, क्या एज्यूम कर रहे हैं, Vx से जाएगा माइनस Vx से आएगा, डायरेक्शन चेंज, इसीलिए साइन भी चेंज। ठीक है ना, तो जाने वाली मोमेंटम, देखो यहां पर क्या हम लोग करने वाले हैं ना, बेसिकली हम लोग प्रेशर को फाइंड करना चाहते हैं कि गैस मॉलिक्यूल से जो कंटेनर में है, क्यूबिकल कंटेनर में है, इसकी लेंथ फिक्स है L, क्यूबिकल है, क्यूब है ये।
इसमें जो गैस मॉलिक्यूल्स है वो ये क्या करते हैं, ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर को हमेशा स्ट्राइक करते रहते हैं, धक्का करते रहते हैं, धक्का मारते रहते हैं, स्ट्राइक करते रहते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, इस कंटेनर में, इस क्यूब में प्रेशर डेवलप होता है। दैट प्रेशर वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो यहां पर आपको निकालनी है मोमेंटम ऑफ वन गैस मॉलिक्यूल। पहले तो वन गैस मॉलिक्यूल के लिए मोमेंटम निकाल लेंगे, उसी को नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल मोमेंटम मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको इनिशियल मोमेंटम फाइंड करनी है। तो क्या हो जाएगा, m इंटू वी एक्स हो जाएगा जाने वाला मोमेंटम, और आने वाला मोमेंटम फाइनली क्या हो जाएगा, माइनस एम वी एक्स हो जाएगा। ठीक है ना, तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी क्या होगा, पी फाइनल माइनस पी इनिशियल, ऐसे तो निकालते हैं चेंज इन मोमेंटम। तो पी फाइनल है मेरे पास माइनस एम वी एक्स और पी इनिशियल है एम वी एक्स, ये हो जाएगा माइनस 2 mvx, ये मिल जाएगा चेंज इन मोमेंटम। ठीक है ना, तो ये चेंज इन मोमेंटम किसके लिए, बॉल के लिए है ना, ये चेंज इन मोमेंटम किसके लिए, बॉल के लिए। सेम मोमेंटम इम्पार्टेड टू द वॉल ऑफ द कंटेनर। ठीक है ना, सेम मोमेंटम लेकिन उसमें पॉजिटिव ना, मोमेंटम विल बी पॉजिटिव। सेम मोमेंटम प्लस 2 mvx imparted to the wall। ठीक, मोमेंटम तो कंजर्व होता है, जितना मोमेंटम बॉल को मिलेगा उतना ही मोमेंटम वॉल को भी मिलेगा। तो कंटेनर ऑफ द वॉल को जो मोमेंटम मिला वो कितना मिला, 2 mvx। ठीक है ना, इस चीज को आपको समझनी है। तो ये क्यूब है, तो हमें तो मालूम है ना कि क्यूब के सारे जो लेंथ होते हैं वो सेम होते हैं, एक ही जैसे होते हैं। तो एरिया ऑफ द क्यूब हम लोग क्या ले सकते हैं, एक फेस का एरिया एल स्क्वायर ले सकते हैं, तो इसको मैं ए नाम दे रहा हूँ एरिया को। ठीक है, सो 2 mvx इज द इम्पल्स, सॉरी इट इज द फोर्स इम्पार्टेड। बढ़िया, सो मोमेंटम टू द वॉल डेल्टा pm, वॉल के लिए मैं क्या लिखूंगा, 2 mvx लिखूंगा। ठीक है ना, चलो इसको यहीं छोड़ते हैं और एक और टर्म को हम लोग खोजेंगे। ये हमें मिल गया मोमेंटम। अब देखो हमारे पास है कि चलो ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल एक तो नहीं है, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। तो हम लोग अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा सोच लेते हैं। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इन टाइम डेल्टा टी डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा, डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल हो जाएगा Vx इंटू डेल्टा टी। दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द गैस मॉलिक्यूल। ठीक है ना, ओके। तो वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें कि गैस मॉलिक्यूल कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, हम ले सकते हैं एरिया ऑफ द वॉल, एरिया ऑफ द कंटेनर, मतलब एक फेस का एरिया। इस फेस का एरिया ए अगर आप ले लो और डिस्टेंस ट्रेवल अगर निकाल लें, डिस्टेंस ट्रेवल, सो एरिया इंटू डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ दिस गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस। एरिया इंटू डिस्टेंस तो वॉल्यूम ही होता है ना, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पर लेंथ क्या लेंगे हम, लेंथ तो हमने निकाल के रखा हुआ है Vx इंटू डेल्टा टी, Vx इंटू डेल्टा टी, ये वॉल्यूम मिल गया मुझे, है ना। गैस जो स्प्रेड है जिस एरिया में, वहां का वॉल्यूम मुझे मिल गया। यहाँ पर एक और टर्म को समझना है, n, स्मॉल n, ये है नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है ये, पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। इस चीज को ध्यान से समझना है बच्चों, नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है वो n है। ठीक, मतलब क्या हुआ कि वन वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम में वन वॉल्यूम में गैस मॉलिक्यूल्स कितना है, n है। ठीक है, तो v वॉल्यूम में कितना होगा, v वॉल्यूम में गैस मॉलिक्यूल्स कितना होगा, n इंटू वी होगा। बिल्कुल बच्चों वाला लॉजिक है ना, तो कि वन मॉलिक्यूल, वन यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स n। ठीक, तो v
वॉल्यूम में कितना, n इंटू वी, ठीक है ना। ओके, तो n इंटू वी जो आपको मिलेगा वो टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा इन टोटल वॉल्यूम v, ठीक है। चलो अच्छी बात है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टोटल वॉल्यूम, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। यहाँ लिख लो टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, दैट इज n इंटू वी, ठीक है ना, n इंटू वी। और v क्या है मेरे पास, v है a वी एक्स डेल्टा टी। मैं थोड़ा नीचे तक चला गया, आपको दिख रहा है बच्चों, लेट मी चेक, फाइन, फैंटास्टिक, गुड, दिख रहा है। टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हम लोगों ने निकाल लिया n इंटू वी, और v तो हम लोगों ने वॉल्यूम निकाल के रखा हुआ था, सीधा इसको उठा के मैंने यहाँ डाल दिया v की जगह। ये आपको क्या मिल गया, टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, है ना, ये नंबर आ गया। हो सकता है ये 50 मॉलिक्यूल हो, 100 मॉलिक्यूल हो, 1000 मॉलिक्यूल हो, तो हम नंबर की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ये जो कंटेनर है इसमें टोटल नंबर ऑफ, ये हो गया गैस मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो अब सारे के सारे तो स्ट्राइक नहीं कर रहे होंगे एक बार में, तो हम लोग एक एवरेज की बात कर लेते हैं। एक ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि 50% स्ट्राइक करेंगे और 50% मतलब जा रहे होंगे, और 50% गैस मॉलिक्यूल स्ट्राइक करके आ रहे होंगे, ठीक है। मान लेते हैं यही रूम मेरा एक क्यूब है, आप जहाँ बैठे हो वो रूम ही क्यूब मान लो, और 1000 मॉलिक्यूल्स आप मान लो गैस मॉलिक्यूल्स आपके रूम में है, उसमें से 500 मॉलिक्यूल वॉल की तरफ जा रहा है और 500 मॉलिक्यूल्स वापस आ रहा है स्ट्राइक करके, ये हम मान लेते हैं आधा आधा, 50-50, है ना। क्या 50-50 कि 1000 टोटल गैस मॉलिक्यूल आपके रूम में मौजूद है, उसमें से 500 यानी कि 50% जा रहा है वॉल की तरफ, और 50% वॉल से स्ट्राइक होकर वापस आ रहा है। ये तो आप मान सकते हो ना, ठीक है। आधा आधा कर लेते हैं, सिंपल केस ही लेके चलते हैं। तो n a v x डेल्टा t ये नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, इसका 50% जा रहा होगा और 50% आ रहा होगा, ठीक है। तो हमने जी ये मोमेंटम निकाला है, ये निकाला है किसी एक बॉल के कारण, एक मॉलिक्यूल के कारण, ठीक है ना। हमें तो काम करना है इसका आधा मॉलिक्यूल, आधा मॉलिक्यूल का मतलब 500 मॉलिक्यूल जा रहे होंगे, वही 500 वापस भी तो आएंगे ना, ठीक है ना। एक बार में 500 मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे बॉल में एट ए टाइम, यानी कि इसका 50%। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स striking the wall in delta t time, ठीक, आधा कर दो आप, हाफ n a v x डेल्टा t, ठीक है ना। हाफ मॉलिक्यूल, इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल स्ट्राइक करेंगे वॉल इन टाइम डेल्टा t, बढ़िया। अब तो टोटल मोमेंटम ठीक है, वो कितना हो जाएगा, टोटल मोमेंटम कितना हो जाएगा। देखो हम लोगों ने 2mvx जो निकाला है ना, वो एक गैस मॉलिक्यूल के लिए, राइट, एक गैस मॉलिक्यूल के लिए टोटल वो हमारा मोमेंटम। तो इतने सारे हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना, हाफ n a v x डेल्टा t इंटू लिख क्या लिखेंगे 2mvx, ठीक है। ये जो हाफ मॉलिक्यूल स्ट्राइक करके आएगा उसके लिए ये चेंज इन मोमेंटम हो गया, तो आपका ये 2 और 2 कट गया, ठीक है ना। आपको क्या मिल गया, आपको मिल गया n a m डेल्टा t ये vx का स्क्वायर, ठीक है। टोटल मोमेंटम आपको ये मिल गया n a m vx डेल्टा t vx का स्क्वायर, ये क्या मिल गया आपको, टोटल मोमेंटम, ठीक है ना। मोमेंटम डेल्टा p टोटल मिल गया आपको, ठीक है। अब इसी डेल्टा p को अगर आप टाइम से डिवाइड कर दोगे, ठीक है ना, डेल्टा p अपॉन टाइम क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, इसी को हम लोग फोर्स बोलते हैं ना, इसी को हम लोग फोर्स बोलते हैं। तो n a m vx का स्क्वायर, ठीक है, दिस इज द फोर्स अप्लाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है ना। क्या ये फोर्स अप्लाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर,
चलो ये बढ़िया बात है, ये मिल गया। अब फोर्स मिल गया तो प्रेशर भी मिल जाएगा। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया होता है प्रेशर, ये तो होता है। तो फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर आपको ध्यान होनी चाहिए, पहले से मालूम होनी चाहिए, क्लास 9th में भी था ये वैसे। तो फोर्स मेरे पास है एन ए एम वी एक्स का स्क्वायर अपॉन एरिया, ठीक है। तो एरिया एरिया भी कट, आपको क्या मिलेगा? एम एन वी एक्स का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर प्रेशर पी। प्रेशर पी क्या हो गया? एन एम वी एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। बिल्कुल एक एक टर्म को ना अच्छे से लिखो, सोच सोच के लिखो, समझ समझ के लिखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। एक बार अगर आप ये टर्म्स को समझ जाते हो, स्टेप बाय स्टेप समझ जाते हो, आपको किसी टीचर की जरूरत नहीं पड़ने वाली, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग निकाल लिया प्रेशर अप्लाइड ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर एन एम वी एक्स का स्क्वायर। अब आप बोलोगे कि सर आप तो सिर्फ वेलोसिटी एक्स वाला ले रहे हैं, वाई और जेड वाला तो आप ले नहीं रहे हैं, ठीक है, नहीं ले रहे हैं ना। तो वो भी सेम होगा। अगर हम लोगों ने ये बोल दिया है कि एक्स वाली वेलोसिटी के कारण ये प्रेशर बन रहा है, तो वाई वाली वेलोसिटी के कारण भी ऐसा ही कुछ बनेगा, एन इंटू एम इंटू वी वाई का स्क्वायर। जेड एक्सिस की तरफ जाने वाले मॉलिक्यूल के लिए भी हम लोग लिख सकते हैं एन इंटू एम वी जेड का स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है ना। तो ये कॉमन सेंस की बात है कि जैसे जैसे एक्स वाई जी के लिए काम करेंगे वैसे वैसे कंपोनेंट्स लेते चले जाएंगे हम लोग। चलो अब अगर हम लोग एवरेज की बात करें, है ना, एवरेज की बात करें, तो देखो एवरेज को दिखाने का टर्म, दिखाने का जो तरीका होता है ना, वो बार लगा देते हैं, ऐसे बार लगा देते हैं। स्टैट्स में, मैथ्स में पढ़ा है कि एक्स आपका टोटल ऑब्जर्वेशन है, लेकिन आप एवरेज निकालिए, मीन निकालिए, तो हम लोग एक्स पे ऐसे बार लगा देते थे, याद है। इसका मतलब एवरेज वैल्यू, ठीक है ना। जो मैथ्स के बच्चे हैं उनको जल्दी समझ में आ जाएगा कि ये विदाउट एवरेज वाला नॉर्मल वैल्यू है, और एवरेज जब निकालना होता है तो ऐसे बार लगा देते हैं। तो यहाँ भी यही काम करने वाला हूँ मैं, टोटल एवरेज वेलोसिटी निकाली जाए पूरे सिस्टम की, तो मैं लिखूंगा प्रेशर इज इक्वल टू एन इंटू एम वी एक्स स्क्वायर का बार, ऐसे ये लगाया जा सकता है ना एवरेज वेलोसिटी के लिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। तो एवरेज के लिए आप यहाँ ऐसे लाइन लगा दो बार, ठीक है ना। ओके, अब हम लोग थोड़ा एक्स वाई जी तीनों के एक बार अगर सोचा जाए, तो एवरेज वेलोसिटी का स्क्वायर, एवरेज का स्क्वायर जो होगा वो बिल्कुल हम लोग एक जैसा ले रहे हैं। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि जो वेलोसिटी है बॉल की, गैस मॉलिक्यूल्स की, एक्स की तरफ, वाई की तरफ और जेड एक्सिस की तरफ, ये बिल्कुल एक जैसे हैं, राइट। अदरवाइज बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा सिस्टम। हम लोग बहुत इजी वे में काम कर रहे हैं कि चलो वेलोसिटी ऑफ बॉल, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस सब एक ही जैसे हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं वी जेड बार का स्क्वायर, है ना, एवरेज का स्क्वायर, एवरेज का स्क्वायर, एवरेज का स्क्वायर। इसको कैसे लिखा जा सकता है? ऐसे लिखा जा सकता है वी एक्स बार का स्क्वायर वी वाई बार का स्क्वायर प्लस वी जेड बार का स्क्वायर। आपको दिख रहा है? मैं अगेन बहुत दूर तक चला गया शायद, नो इट्स फाइन, ठीक है। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, तीनों वेलोसिटी सेम है, तीनों को सम कर देंगे, डिवाइड बाय 3 कर देंगे, तो एक सेम चीज, सेम क्वांटिटी है, दिस रिप्रेजेंट्स द सेम थिंग। तो हम लोग क्या करते हैं, इस पूरे को, एवरेज का जो स्क्वायर का सम लिया हुआ है ना, इस पूरे को हम लोग सी स्क्वायर से दिखा सकते हैं। एक टर्म से दिखा रहे हैं सी स्क्वायर, यानी कि ये मेरे को मिल जाएगा सी स्क्वायर बाई 3, ठीक है। मतलब एवरेज वेलोसिटी और वी एक्स की बात करें तो वो भी सी स्क्वायर बाई 3 होगा, वी वाई एवरेज का स्क्वायर, वी जेड एवरेज का स्क्वायर, इन तीनों की वैल्यू सेम होगी। कितनी होगी? सेम तो होगी, लेकिन कितनी होगी? तो सी स्क्वायर बाई 3 होगी, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर इसको रिप्लेस करके लिख सकते हैं प्रेशर इज इक्वल टू एम एन सी स्क्वायर बाई 3। क्या लिख सकते हैं? प्रेशर इज इक्वल टू एम एन सी स्क्वायर बाई 3। ये हो गया हमारा प्रेशर का एक दूसरा फॉर्मूला मिल गया हमारे को, ठीक है ना, दूसरा फॉर्मूला मिल गया एम एन सी स्क्वायर बाई 3, ठीक है, बढ़िया। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया जा सकता है, इस फॉर्मूले को भी हम लोग मॉडिफाई किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है देख लेते हैं। हम लोगों ने अभी लिखा प्रेशर इज इक्वल टू एम एन सी स्क्वायर अपॉन 3, ये लिखा हम लोगों ने,
ठीक है, mn c²/3। अब थोड़ा mn के बारे में सोचो, mn क्या चीज है इसके बारे में थोड़ा सोच लो तो ज्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। mn को मैं दोबारा बताता हूँ, mn क्या है, m क्या है, m तो kg है, m तो मास है, kg में लेंगे स्टैंडर्ड यूनिट। n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या है, नंबर है, ये नंबर, NO नंबर लिख रहा हूं, पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि डिवाइड बाय वॉल्यूम। यही तो होता है ना, यही तो बोलते हैं हम लोग। पर यूनिट का मतलब पर, जहां वर्ड लग गया ना पर यूनिट वॉल्यूम, तो पर वाला चीज नीचे आ जाता है। पर वॉल्यूम है तो पर यूनिट वॉल्यूम है तो वॉल्यूम नीचे, तो केजी अपॉन वॉल्यूम ही तो है, ये तो नंबर है, नंबर का तो कोई यूनिट होता नहीं है। केजी अपॉन वॉल्यूम। अब बच्चे सोचते हैं सर आप क्यों बता रहे हैं, हमें तो पता ही है। नहीं पता है, बच्चे भूल जाते हैं ये mn क्या चीज है। mn है केजी बाय वॉल्यूम, केजी पर यूनिट वॉल्यूम, है ना, केजी अपॉन वॉल्यूम है ये। इसको और भी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, मैं टर्म यहाँ चेंज करने वाला हूँ, इसलिए मैं ये इतनी बारीकी से बता रहा हूँ आपको। केजी यानी कि मास है तो मैं कैपिटल M लिख सकता हूँ, वॉल्यूम है तो मैं यहाँ कैपिटल V भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। यानी कि mn को मैं चेंज करके कैपिटल M अपॉन कैपिटल V लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो लिख देते हैं m/v c²/3, ठीक है ना, m c²/3 ये लिख सकते हैं हम लोग प्रेशर के लिए। अब मास अपॉन वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम को हम डेंसिटी भी तो बोलते हैं ना, इसको हम लोग डेंसिटी भी तो बोलते हैं, रो से डिनोट करते हैं डेंसिटी। ये क्या है, डेंसिटी ही तो है, ठीक है ना। तो इस m/v को हम लोग डेंसिटी का नाम भी दे सकते हैं, 1/3 रो c², दिस इज द डेंसिटी, ठीक है ना। इसको नोट करो बच्चों, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, तो एक एक फॉर्मूला को आपको बारीकी से करना है, जल्दीबाजी नहीं करनी है कि आप बहुत जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि उसमें समझ नहीं पाओगे, है ना। अच्छे से समझ के लिखते हो तो हमेशा के लिए आपके दिमाग में घुस चुका होगा, इसलिए नोट डाउन करनी चाहिए पेन पेपर लेकर के। जब भी आप कोई वीडियो से पढ़ते हो तो पेन पेपर लेकर नोट डाउन करने की हैबिट होनी चाहिए, ठीक है ना, ये हैबिट होनी चाहिए। तो हम लोगों ने क्या ले लिया, प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो c², ठीक है ना। प्रेशर क्या ले लिया, 1/3 रो c², ये हमारा प्रेशर हो गया। चलो अच्छी बात है। तो यहाँ पे डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है और c² पे डिपेंड कर रहा है। c² रिप्रेजेंट्स मीन स्क्वायर स्पीड, c क्या है, मीन स्क्वायर स्पीड है ये, ठीक है ना, मीन स्क्वायर स्पीड। इसमें से एक एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, आपके स्कूल में कुछ भी पूछा जा सकता है, आपके स्कूल में डेरिवेशन भी पूछे जा सकते हैं, एजम्पशंस पूछे जा सकते हैं, न्यूमेरिकल्स भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। ये आप चीजों को अच्छे से समझ लो। प्रेशर हो गया 1/3 रो c², ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा टॉपिक है, उसको भी पढ़ना है आपको। वो क्या पढ़ना है, वो है काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन, ठीक है। काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट, ऑफ टेम्परेचर, ठीक है ना, काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। अभी हम लोगों ने लिखा है प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो c², इसको टेम्परेचर से कैसे रिलेट करें ये हमें देखना है, ठीक है ना। उसके लिए आपको थोड़ा सा आइडियल गैस इक्वेशन में जाना पड़ेगा। किस में जाना पड़ेगा, आइडियल गैस इक्वेशन। तो क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, ये होता है PV इज इक्वल टू nRT होता है, n इज नंबर ऑफ मोल, P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, R को बोलते हैं गैस कांस्टेंट और T को बोलते हैं टेम्परेचर, ठीक है ना। तो अगर हम n को 1 रखें, 1 मोल ऑफ द गैस, 1 मोल ऑफ द गैस, तो हम लोग क्या लिखेंगे, PV इज इक्वल टू RT लिखेंगे, ठीक है ना। ओके, तो आप डेंसिटी पे आ जाओ वापस। डेंसिटी क्या था, डेंसिटी क्या था, मास अपॉन वॉल्यूम था, है ना, मास अपॉन वॉल्यूम था डेंसिटी। V को आप इधर ले जाओ, इस वाले V को ना आप उठा के लेफ्ट साइड की ओर ले जाओ, तो आपको क्या मिल जाएगा, PV इज इक्वल टू मिल जाएगा
mc²/3। ठीक है, देखो इसी फॉर्मूला में हमें घूमते रहना है। थोड़ा बोरिंग आपको लग रहा होगा लेकिन करना पड़ेगा बच्चों, एग्जाम टाइम में तो कोई चारा है नहीं। तो पीवी इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, mc²/3 मिल गया। और पीवी क्या, आरटी भी तो होता है ना, पीवी पीवी की जगह आप आरटी भी तो लिख सकते हो ऐसे, राइट। दोनों इक्वल है, देखो पीवी इज इक्वल टू आरटी, तो हमने पीवी को हटा लिया या आरटी लिख लिया, mc²/3 ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पे आप देखो PR/m T इज इक्वल टू c², ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। तो मास कांस्टेंट, आर तो खैर गैस कांस्टेंट ही होता है, आप तो क्या बोलते हैं, गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू फिक्स होती है ना, कांस्टेंट होता है ये। तो ये पूरा कांस्टेंट चीजें है ना, यानी कि T किस पे डिपेंड कर गया, c² पे, और c² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है ना, ये तो कांस्टेंट था, तो c² डायरेक्टली रिलेटेड टू T हो गया। और क्या लिख सकते हैं, c डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T, यानी कि टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो आपका ये मीन स्क्वायर स्पीड है ना, ये भी बढ़ेगा, सीधी सी बात है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी भी आप कर सकते हो ना, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mc² होता है ना, और c² क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड टू T है, c² क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड टू T है, राइट, यानी कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड टू T हो गया, ठीक है ना। c² क्या है, डायरेक्टली रिलेटेड टू T है, तो ये पूरे जो फैक्टर है तो कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट ही लेके चलते हैं ना, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी डायरेक्टली रिलेटेड टू T आ गया, ये डायरेक्टली रिलेटेड टू T, ठीक है ना। तो ये हो गया काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को अगर आप समझ गए हो तो इससे बहुत सारे एमसीक्यूज बनते हैं बच्चों, आपके स्कूल के लिए भी, जेई के लिए भी और नीट के लिए भी, ठीक है ना। तो इन सारी चीज़ों को समझ लो, क्योंकि अगले वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय एंड टेक केयर।